अच्छा, ओके, चलें, रेडी हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज डेटा ग्रिड? डेटा ग्रिड बेसिकली क्या होता है? ये आपके सामने एक स्क्रीन पर डेटा ग्रिड की एक एग्जांपल है बूटस्ट्रैप की। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये। देखिए, पहली तो बात ये आती है कि डेटा ग्रिड होता क्या है। डेटा ग्रिड जो है ना, बेसिकली डेटा ग्रिड कहते हैं आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट्स होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, या आपके पूरे एक वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, डिफरेंट सेक्शंस बता देना, डिफरेंट उसमें रोज एंड कॉलम्स क्रिएट कर देना। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इस पेज पे ही देख लें, इस पेज पे देखें, एक सेक्शन इस तरह से बना हुआ है, ये एक पोर्शन बना हुआ है, इसी तरह से एक राइट साइड के ऊपर आइकन है। सेम अगर थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम आपका इस तरह से ये बना हुआ है। सेम इसी तरह अगर आप इस पर भी हैं तो यहाँ पर भी दो कॉलम्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी दो कॉलम्स हैं, इधर भी दो कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम बेसिकली ग्रेडिंग कहते हैं, मतलब अपने वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेटा ग्रेडिंग कहलाता है ये। ठीक है, मेरी बात आप सबने याद रखनी है। ठीक हो गया? क्लियर हो गई मेरी बात कि व्हाट इज डेटा ग्रिड? डेटा ग्रिड के अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर आप अपने वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना, डिफरेंट उसके पार्ट्स बना देना, दैट इज कॉल्ड डेटा ग्रिडिंग। क्लियर हो गया? कमेंट करके बताते जाएंगे तो मैं फिर आगे चलता जाऊंगा साथ साथ। हाँ जी, चलें, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डिव में किया था। ठीक है, चलें आगे आते हैं। अब इस पिक्चर को थोड़ा गौर से देखें। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बूटस्ट्रैप में ना, डेटा ग्रिड करने के कुछ असूल हैं। इसमें अगर आप सबसे पहला ये पहली रो देखें, इसमें देखें आपके पास ये तकरीबन 12 कॉलम्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपके पास टोटल 12 कॉलम्स हैं। तो यहां से ये पता हमें चल रहा है कि बूटस्ट्रैप में आप एक रो के अंदर 12 कॉलम्स बना सकते हो। मतलब एक रो को आप 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक रो को आप 3 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, 3 कॉलम्स बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर 2 कॉलम्स में डिवाइड हुआ हुआ है, लेकिन पहला कॉलम छोटा है, दूसरा कॉलम ये देखें आपका बड़ा है। सेम इसी तरह अगर आप दो कॉलम्स इक्वल इक्वल साइज के लेना चाहते हैं तो ये देखें, ये एक इक्वल साइज का कॉलम है, ये एक इक्वल साइज का कॉलम है। सेम इसी तरह से बूटस्ट्रैप कहता है अगर आप फुल साइज का कॉलम लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से फुल साइज का भी कॉलम रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें बूटस्ट्रैप ने एक एग्जांपल्स आप लोगों को दी हुई है कि आप इस तरह से कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप जो है चाहे मैक्सिमम कॉलम बनाना चाहें तो आप एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स ले सकते हैं, और एक रो में या तो आप 3 कॉलम्स ले सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर 2 कॉलम्स ले सकते हैं। सेम ये 2 कॉलम्स है, 1 कॉलम है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6 12 1 1, ये क्या चीज है? ठीक है, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बूटस्ट्रैप में मिनिमम एक कॉलम बना सकते हैं और मैक्सिमम आप 12 कॉलम बना सकते हैं। तो अगर आप 12 कॉलम्स लेते हैं तो कॉलम का जो नेम रखा जाता है वो रखा जाता है 1 1 1। मतलब अब आप इस टोटली 1 1 को अगर आप कैलकुलेट करें तो कितने बनेंगे? इस रो के अंदर ये जो सब 1 1 लिखा हुआ है, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो कितने बनेंगे? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये जो टोटल 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, ये आपका कितना बनेगा? जी, ये कितना बनेगा टोटल?
हाँ, ये आपका बन जाएगा 12 बन जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। ये आपका 12 बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें, ये देखें, ये 4 वाला कॉलम है, ये 4 वाला, ये 4 वाला, इसी तरह से अगर ये सेकंड रो में ये 4 4 4 को कैलकुलेट करें तो ये भी 12 बन जाएगा। सेम अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर देखें, इस 4 को और इस 8 को कैलकुलेट करें, ये भी 12 बनता है। इसी तरह इस 6 और इस 6 को कैलकुलेट करें, ये भी आपका 12 बनता है। ये तो वैसे ही 12 है। ठीक है। तो अगर आप 3 कॉलम बनाना चाहते हैं तो 4 4 4 कर देंगे, तो ये आपके सेम साइज के 3 कॉलम बन जाएंगे। अगर आप 4 कॉलम बनाना चाहते हैं तो 3 3 3 और 3 बन जाए, मतलब 3 3 के आप 4 कॉलम, 3 3 3, ये जो लिखा हुआ है ना, 4 6 8 1, ये साइज है बेसिकली। जैसे हम वैसे नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में करते हैं तो हम उसमें आपको पता है कि कॉलम्स का, सेक्शन का विड्थ डिफाइन करते हैं पिक्सल्स के अंदर। लेकिन बूटस्ट्रैप में ना आपके सेक्शंस की, कॉलम्स की विड्थ हम डिफाइन नहीं करते, हम उसमें कॉलम का जो समझ लें कि क्लास होती है वो डिफाइन करते हैं। तो क्लास का नाम ये होता है इस तरह से। मतलब अगर आप एक बड़ा कॉलम बनाना चाहते हैं, एक छोटा बनाना चाहते हैं, तो बड़े के लिए आप 8 करते हैं, छोटे के लिए आप 4 करते हैं। अगर आप इस 4 को 3 करेंगे तो ये मजीद छोटा हो जाएगा, इसको फिर आपको 9 करना होगा तो ये थोड़ा सा मजीद बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप 4 कॉलम्स लेना चाहते हैं तो आप 3 3 3 3 के आप 4 कॉलम बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप सपोज कर लेंगे 12, अगर मैं इसको यहाँ पे स्पैन 1 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको लाइक 11 कर देता हूँ, तो 1 का एक कॉलम छोटा सा हो जाएगा, बाकी 11 का एक बड़ा कॉलम बन जाएगा। ठीक है। तो ये 1 से लेके 12 तक जो है बेसिकली इनके साइजेस भी हैं और इनके नेम्स भी हैं। हाँ, सब में 12 आपको पूरा करना होता है, जितने भी कॉलम्स होते हैं आपको। जब जब एक रो के अंदर आप कॉलम्स लेते हैं तो आप उनको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर उनके साइजेस को कैलकुलेट किया जाए तो 12 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे भी उसको डिवाइड करें उसको एग्जैक्टली 12 ही बनाना है हम लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। चलें, ये मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने पास कुछ चीजें मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको काइंडली अपने पास नोट कर लें। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, बूटस्ट्रैप डेटा, बूटस्ट्रैप डेटा ग्रिड, डेटा ग्रिड। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम हम 1 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 12 कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन साइजेस। बूटस्ट्रैप में स्क्रीन के साइजेस बेसिकली क्या होते हैं, और करना मेरी बात पे। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बूटस्ट्रैप जो है वो एक रिस्पॉन्सिव जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तो उसमें ये फायदा होता है ना कि हमें सीएसएस की कोडिंग कम से कम करनी पड़ती है, और एक दूसरा में एक बेनिफिट ये होता है कि उसमें हमें जो है लाइक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स इजीली हम बना सकते हैं। इजीली मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कल एक जम्बोट्रॉन और एक टेबल बना के दिखाया था, फिर हमने उस स्क्रीन के साइज को जरा छोटा किया था, तो फिर आप लोगों ने नोट किया था कि जैसे जैसे आपके ब्राउजर का साइज कम होता जा रहा था, आपकी जो जम्बोट्रॉन और टेबल है वो भी उस साइज के अकॉर्डिंगली स्ट्रेच होती जा रही थी। अपने आप को आपके ब्राउजर के साइज के हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर रहे थे, आपके टेबल्स भी और आपका जो आपका पैराग्राफ था वो सब भी, और आपका जम्बोट्रॉन भी। ठीक है। तो इस चीज को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात आती है, जब स्क्रीन साइजेस की बात आती है, तो कुछ ऐसी स्क्रीन साइजेस हैं जो कि मोस्टली जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो बूटस्ट्रैप जो है उन स्क्रीन साइजेस को किस नाम से जानता है, अपने उसमें क्या नाम देता है, वो मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ। देखें, बूट्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बूट साइड में जैसे कलर्स होते हैं, रेड कलर को डेंजर कहा जाता है, ग्रीन कलर को सक्सेस कहते हैं, ऑरेंज या येलो कलर को हम जो है वो वार्निंग कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से बूट साइड स्क्रीन साइज को भी नाम देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सबसे पहला हमारे पास आता है लाइक सबसे छोटा साइज क्या होता है स्क्रीन का, आपको पता है कि सबसे छोटा जो साइज होता है वो आपका मोबाइल साइज होता है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल के बाद फिर आपको पता है कि आपका टैबलेट होता है।
टैबलेट डिवाइस होती है, उसके बाद फिर आपकी डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप का मतलब ये नहीं है कि पीसी या सीपीयू वाला सीन। डेस्कटॉप का मतलब लैपटॉप भी हो सकता है या एक डेस्कटॉप आपका कंप्यूटर भी हो सकता है। इसी तरह से एक स्क्रीन होती है आपकी लार्ज डेस्कटॉप, जैसे कि अक्सर हमारा जैसे प्रोजेक्टर्स होते हैं या बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, ठीक है, उसे आप लार्ज डेस्कटॉप कह सकते हैं। तो ये आपके चार स्क्रीन साइजेस हैं जो कि अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मतलब ब्राउजिंग करने के लिए। मतलब हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, टैबलेट पर भी ब्राउजिंग करते हैं, डेस्कटॉप पर भी, लार्ज डेस्कटॉप्स के पर भी, ठीक है। तो ये चार डिवाइसेस को बूटस्ट्रैप जो है ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो अब बूटस्ट्रैप ये कहता है कि भाई जब आप मोबाइल का नाम लोगे तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं कहूँगा, मैं इसको बोलूंगा एक्स एस, ठीक है। एक्स एस स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। टैबलेट का एब्रीविएशन या टैबलेट का एब्रीविएशन नहीं कह सकते, टैबलेट की जो क्लास है जो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करता है डेट इज एस एम। और डेस्कटॉप को वो कहता है, डेस्कटॉप है जी आपका एम डी, एम डी स्टैंड फॉर मीडियम। लार्ज डेस्कटॉप को वो कहता है कि भाई ये है एल जी, लार्ज, ठीक है। लार्ज के लिए मतलब जो आपके साइजेस होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है वो मोबाइल को कहता है, एस एम जो है वो टैबलेट को कहता है, एम डी जो है वो डेस्कटॉप को कहता है, और एल जी वो लार्ज डेस्कटॉप को कहता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी। एस एम फॉर स्मॉल, एक्स एस स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल। ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, और ये लार्ज है। अच्छा यार, बड़ी जबरदस्त बात है, आज तो सबको क्लियर होता जा रहा है। चलें ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से ये कॉलम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिखाई, उसमें आपने देखा कि इसमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं। देखें ये रोज बनी हुई, इसमें डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। तो रोज एंड कॉलम्स के लिए क्लासेस हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जब आप रो क्रिएट करते हैं ना, रो रो बनाने के लिए आपको एक क्लास डिफाइन करनी होती है। रो के लिए क्लास का नाम है रो, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जब आपने बूटस्ट्रैप में रो बनानी है, रो बनाने के लिए क्लास का नाम है रो, ठीक है। ये तो अपने पास बेशक इसको नोट कर लें। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जो है ज़रा करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब हम आते हैं ज़रा अपने उसी फोल्डर में, और यहाँ पे अब हम वही बूटस्ट्रैप की फाइल को ज़रा बूटस्ट्रैप इसमें सबलाइन में ओपन करते हैं। मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ, जीरो से आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे HTML की फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसमें CSS का फोल्डर है, और इसमें बूटस्ट्रैप की फाइल मौजूद है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल दिखाया था करके। तो अब यहाँ पर HTML की फाइल में अब हम बनाते हैं HTML का स्ट्रक्चर। इसमें हम लिखते हैं जी लर्निंग बूटस्ट्रैप, लर्निंग बूटस्ट्रैप। उसके बाद CSS की फाइल को, बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल को हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CSS का फोल्डर स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट CSS, फाइल का पाथ, ठीक है, ओके। उसके बाद अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि बॉडी के बाद हम एक डिव स्टार्ट करते हैं, और उस डिव में हम कौन सी क्लास लगाते थे, किसी को याद है? जी, किसी को याद है? हम यहाँ पे कौन सी क्लास डिफाइन करते थे? अगर मुझे बूटस्ट्रैप में फुल विड्थ की वेबसाइट बनानी है तो कौन सी क्लास आएगी? और अगर मुझे बॉक्स्ड शेप बनानी है तो कौन सी क्लास आएगी? कंटेनर फुल विड्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बॉक्स्ड शेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक होता है
फुल विड्थ कहते हैं, एक होता है बॉक्स शेप कहलाता है, एक बॉक्स स्टाइल कहलाता है और एक फुल विड्थ कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल, कंटेनर जो है वो बॉक्स शेप के लिए होता है, और कंटेनर फ्लोइड जो होती है वो क्लास हम इस्तेमाल करते हैं फुल विड्थ के लिए। ठीक है, तो चलें हम इसको कंटेनर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कंटेनर, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक आपको लाइक रो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जरा और कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम चलें हम ऐसा करते हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसमें मैं आप लोगों को ये जो तीन कॉलम्स ऐसे दिख रहे हैं, ये मैं आपको तीन कॉलम्स बना के दिखाता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। ये देखिए मैंने एक डिव ली, इस डिव के अंदर मैंने एक क्लास लगा दी जी रो के नाम से, मतलब एक आपकी रो स्टार्ट हो गई। जैसे आपको पता है टेबल में हम रो स्टार्ट करते होते हैं, एक आपकी एक रो स्टार्ट हो गई है। अब इस रो के अंदर मैंने थ्री कॉलम्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए मुझे डेफिनेटली तीन डिव्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट डिव में क्या करेंगे, फर्स्ट डिव में हम लिख देते हैं क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं। अच्छा, क्लास का नाम बनेगा कैसे कॉलम बनाने के लिए, इस पर अब आपने फुल फोकस रखना है, यहाँ पे मेरी आवाज पर भी और स्क्रीन पर भी। तो यहाँ पे क्लास आ जाएगी कॉलम बनाने के लिए कॉल, ठीक है, डैश, डैश लगाने के बाद अब आपने स्क्रीन का साइज डिफाइन करना होता है बेसिकली, कि आप ये जो लेआउट क्रिएट करने जा रहे हैं, या ये जो ग्रेडिंग बनाने जा रहे हैं, जो आप रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करने जा रहे हैं, ये आप किस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली बनाने जा रहे हैं। क्या आप डेस्कटॉप के हिसाब से बनाने जा रहे हैं, क्या आप मोबाइल के लिए, क्या आप टैबलेट के लिए, या फिर आप लार्ज डेस्कटॉप के लिए, आप किस स्क्रीन के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको फिर नेक्स्ट डिफाइन करना है कॉल डैश के बाद आपने, देखिए एक बात याद रखनी है कि मोस्टली जो हम क्रिएट करते होते हैं, मोस्टली जो हम डिजाइन्स बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, वो हम एमडी जो साइज होता है हमारा, ये वाला जो साइज होता है एमडी डेस्कटॉप वाला, हम बेसिकली ये चूज करते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम उसे लाइक यहाँ पे एमडी डिफाइन कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एमडी डिफाइन कर दूंगा तो ये डेस्कटॉप हो जाएगा और ये फिर मोबाइल पे ओपन है, वो ऐसा नहीं है। अभी इसमें क्या डिफरेंस है मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिल वक्त हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कॉल डैश एमडी, डिफाइन कर दिया डेस्कटॉप का साइज, और डैश लगा के फिर अब हमने यहाँ पे कॉलम का नाम या कॉलम का साइज डिफाइन कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं थ्री कॉलम्स बनाने जा रहा हूँ सेम साइज के, तो मेरे ख्याल से अगर आप थ्री कॉलम्स अगर आप बनाते हैं सेम साइज के, तो मुझे बताएं अगर 12 को मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से तो कितना बनता है, फोर बनता है। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं क्या, फोर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर। तो इसमें हम इस कॉलम के अंदर हम जरा कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, पैराग्राफ बना के फिर लिख देते हैं, चलें एक पैराग्राफ बना के टेक्स्ट लिख देते हैं। इसी तरह जब ये कॉलम आपका खत्म हुआ, नीचे आते हैं दोबारा से डिवली, इसमें भी मैंने डिफाइन किया क्लास कॉल md4, और इसमें भी मैंने एक पैराग्राफ बना के एक डमी पैराग्राफ ऐसे डिफाइन कर दिया। इसी तरह जैसे ये कॉलम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर तीसरा कॉलम लेते हैं। तीसरे कॉलम में मैंने अगेन क्लास डिफाइन की कॉल md4, इसमें भी मैंने पैराग्राफ बना के इसमें डमी टेक्स्ट पुट कर दिया। ठीक है जी, तो ये समझ लें कि ये आपका जो है लाइक यू कैन से कि ये जो है वो आपका एक डमी समझ लें कि पैराग्राफ्स भी डिफाइन हो गए, और यहाँ पर मैंने थ्री कॉलम्स बना चुका हूँ। ये देखें जरा गौर कीजिएगा, ये एक पूरी रो है आपकी, इस रो के अंदर एक कॉलम ये बनाया मैंने, एक कॉलम मैंने ये बनाया, और इसी तरह से एक कॉलम मैंने ये क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पर थ्री कॉलम्स जो हैं वो बना दिए हैं। अब देखें मैं आपको जरा इसको ओपन करके दिखाता हूँ ब्राउजर में। देखें आपके सामने है, ये देखिए, ये देखें जी, ये आपके पास सामने देखिए, उसने ऑटोमेटिकली थ्री कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। देखिए मैंने कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं किया कि इतनी इतनी विड्थ रखो कॉलम्स की, मैंने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया कि आप जी फ्लोट लेफ्ट कर दो, फ्लोट राइट कर दो। ठीक है, कोई मैंने हाइट भी डिफाइन नहीं की है। इसने देखिए खुद ब खुद जो है वो थ्री कॉलम्स बना दिए हैं मेरे।
मतलब कितना आसान है। अगर आपको एक रो में 3 कॉलम्स बनाना है तो आपको सिर्फ एक डिव लेनी है रो के नाम से, उसमें आपने अपने कॉलम के साइज के हिसाब से सिंपल क्लासेस डिफाइन करते जाना है और वो आपके कॉलम्स जो है वो क्रिएट करता चला जाएगा। जी, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, अगर क्लियर हो गया तब भी मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बैकग्राउंड कलर भी लगा के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये जब ये फोर्थ कॉलम है, जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में अगर मैं लाइक कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो देखें हमें क्या करना पड़ेगा। ये कॉलम है ना, ये वाली डिव है, तो इसमें इसी क्लास में आके हम बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी क्लास है मुझे ये बताया। अगर मैं यहाँ पर लाइक येलो कलर देना चाह रहा हूँ या ऑरेंज कलर देना चाह रहा हूँ तो मुझे क्लास का नाम क्या लिखना होगा, मुझे बताएं जल्दी से, क्लास क्या बनेगी। अगर मुझे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर जो है कोई येलो या ऑरेंज करना है, उनमें से कोई भी करना है, लाइक जो भी कलर उस पर इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या बनेगा बैकग्राउंड कलर के लिए। क्लास का नाम मुझे जरा कमेंट में लिख के दिखाएं ना। हाँ, क्लास का नेम जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं केस सेंसिटिव। अगर इसमें आपने कोई भी करेक्टर बड़ा लिख दिया है, जैसे आपने बीजी वार्निंग लिखा है इसमें लाइक बी इज कैपिटल, तो ये क्लास काम नहीं करेगी। मेक श्योर कि स्मॉल लेटर्स में आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्लास आ जाएगी बीजी वार्निंग। सेव करते हैं फाइल को और अब हम जरा इसको चेक करते हैं। आप देखेंगे ये इस पे कलर हो गया। ठीक है, इसी तरह लाइक अगर मैं इसके ऊपर बीजी लाइक सक्सेस डिफाइन करता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे मैं बीजी डैश इन्फो डिफाइन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये अब आपको जरा ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे हैं कि उसने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह अगर सपोज कर लें कि आप 2 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो पहला कॉलम है वो जरा छोटा हो, जैसे इसमें ये वाला देखें, अगर आप इस पे गौर करें, इस वाले कॉलम के ऊपर ये कॉलम आपका जरा छोटा है, ये कॉलम आपका थोड़ा सा बड़ा है। ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक चीज गौर करनी है कि आपने अब डिव बनानी कहाँ पे। देखें, ये रो है आपकी, ये रो आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मैं आपको मैग्नीफायर से कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैग्नीफायर मैंने ओपन किया, यहाँ पे अब आपने जरा गौर करना है। ये देखें, अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो डिव है, ये जो आपकी डिव है ये वाली, ये डिव जो है रो वाली, ये रो वाली डिव आपकी खत्म कहाँ पे हो रही है और शुरू कहाँ पे हो रही है। देखें, इसका बड़ा आसान हल होता है। ये देखें, आपने इस डिव को चेक करना है कि ये डिव ओपन तो हुई भी है लेकिन ये क्लोज कहाँ पे हो रही है। आपने सिंपल इस डिव पे क्लिक करना है, आपको नीचे एक अंडरलाइन नजर आ रही है। ठीक है, अब नीचे जरा चेक करें, ये यहां पर भी एक अंडरलाइन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिव आपकी यहां पर शुरू हो रही है और ये डिव आपकी यहां पे क्लोज हो रही है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें, ये मैंने क्लिक किया, ये डिव आपको अंडरलाइन दिख रही है रेड कलर की डॉटेड, और यहां पर भी आपको दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिव का जो क्लोजिंग टैग है वो ये आ रहा है। ठीक है, अक्सर बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाती है उनको, अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो गलत जगह के ऊपर डिव बनाना शुरू कर देते हैं, तो उससे पूरे पेज की जो समझ लें कि लेआउट की ऐसी तैसी हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप जब कोई भी डिव बनाने लगे तो मेक श्योर कि आप सही जगह पे बना रहे हैं। जैसे कि अब ये एक रो खत्म हुई हुई है, अब ये एक रो क्लोज हो चुकी है, अब इस रो के बाद मैं यहाँ पर नीचे नेक्स्ट रो लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है ये चेक करना है कि रो खत्म कहाँ पे हो रही है। तो अब ये डिव ये है जिसमें रो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे अंडरलाइन दिखा रहा है और नीचे यहाँ पर भी मुझे ये अंडरलाइन दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ये जो रो की डिव है ये एंड यहाँ पे हो रही है। तो मुझे जब जाहिर सी बात है जब आप मुझे नेक्स्ट डिव स्टार्ट करनी है तो वो इसके बाद यहीं पर करूंगा। ठीक है, आई होप कि ये बात मेरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे मैंने डिव स्टार्ट किया, इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ जी, लाइक क्लास डिफाइन करूंगा रो के नाम से। मतलब जब भी आपने सेक्शंस बनाने तो आपको सबसे पहले रो डिफाइन करनी है, उसके बाद फिर उसके अंदर कॉलम्स या अपने सेक्शंस डिफाइन करने हैं। ठीक है, रो के अंदर अब मैं 2 कॉलम्स लेना चाह रहा हूँ। पहला कॉलम मैं जरा छोटा लेना चाहता हूँ, दूसरा कॉलम मैं बड़ा लेना चाहता हूँ।
तो मुझे बताएं मैं इसका साइज क्या दूं। फर्स्ट कॉलम को अगर मैं छोटा करना चाहता हूं तो मैं इसका, इसकी क्या क्लास बनेगी, इसका क्या क्लास का नाम क्या आएगा, जरा कोई मुझे बताएगा। जल्दी से बता दें जरा कमेंट करके कि अगर मुझे एक रो में दो कॉलम्स लेनी है, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे का मैं क्लास क्या डिफाइन करूं, क्या क्लास बनेगी इसकी। पूरा क्लास का नाम लिख के दिखाएं ना, कॉल इस तरह से पूरा लिख के दिखाएं, क्या बनेगी क्लास। हाँ जी। हम्म। ठीक है, गुड हो गया। क्लास बनेगी हमारी जी कॉल MD4। फोर ले लें। देखें ये जरूरी नहीं है कि फोर लेना है, ठीक है, आप थ्री भी ले सकते हैं, आप इसमें टू भी ले सकते हैं, आप इसमें फाइव भी ले सकते हैं, ठीक है। सिक्स लेंगे तो वो इक्वल इक्वल हो जाएगा, फाइव ले लेंगे तो वो कम हो जाएगा, दूसरी को हम सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो हम चलें इसको फोर करते हैं। मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक हम लिखते हैं जी, इस तरह से टेक्स्ट मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको, मैं टेक्स्ट को ना पैराग्राफ पे कोशिश किया करें। नॉर्मल अगर आप कोई टेक्स्ट लिखें तो आप पैराग्राफ ले लिया करें ताकि साइड में से मार्जिन भी आ जाए। एक मैंने कॉल MD4 में एक पैराग्राफ ले लिया इसी तरह से। अब जैसे ये कॉलम खत्म हुआ उसके बाद मैं दूसरे डिव यहाँ पे लेता हूँ और इसकी क्लास में कर देता हूँ। देखें 12 में से 4 चला गया, बाकी आपका बच गया है 8, तो हम यहाँ पे क्लास बना देंगे 8, ठीक है। ओके, नीचे आए, यहाँ पे आ जाए, आप पैराग्राफ ले लें, यहाँ पे आप भी सेम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम कलर्स भी जरा डिफाइन करते हैं। कलर डिफाइन करने से पहले जरा हम चेक करते हैं ब्राउजर पे कि ये किस तरह से हमें नजर आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, हाँ जी, दिख रहा है आपको, ये कॉलम आपका बन गया एक, ठीक है। इसी तरह से ये कॉलम आपका एक बन गया, ठीक है। मतलब एक ये कॉलम देखें छोटा कॉलम हो गया और ये आपका बड़ा कॉलम हो गया। अगर मैं इसमें अगर आपको जरा कलर्स लगा के दिखाऊं तो आपको ज्यादा वाजिया हो जाएगा। मैं इसमें लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ले लें जी BG डेंजर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज कर लें जी BG प्राइमरी, ठीक है। ओके, फ्रेश करते हैं। हाँ जी, देखें आपको नजर आ रहा है क्लियर कि ये आपका 4 कॉलम है और ये आपका 8 साइज का कॉलम बन चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज करने मैं ये देखें जरा, मैं इसको छोटा छोटा करता हूँ मजीद, मैं इसको 4 की बजाय 3 करता हूँ, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको जाहिर सी बात है मुझे 9 करना होगा, क्योंकि एक रो के अंदर मैं इनको अगर काउंट करूँ 3 एंड 9 तो 12 होता है, तो आपको 12 ही बनाना है। फाइल सेव की, मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी कि ये देखें ये कॉलम मजीद छोटा हो चुका है और ये वाला कॉलम आपका मजीद बड़ा हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हाँ जी, इसमें मार्जिन कैसे देना है वो आगे बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। चलें अब हम मजीद जरा बना के देखते हैं। अगर मुझे लाइक सेम साइज के कॉलम्स बनाने हो तो वो कैसे करूंगा। तो ये डिव है और ये क्लोज हो गई है यहाँ पे रो। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से एक रो लेता हूँ, इसमें मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ रो के नाम से, और अब मैं इसमें मैं एक और डिव लेता हूँ और इसमें मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ जी, लाइक आप कह सकते हैं क्लास कॉल MD6 आएगा, ठीक है। पैराग्राफ डिफाइन करते हैं और हम ओके सेम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। ये एक रो के अंदर अब मैंने दो कॉलम्स ले लिए हैं, एक ये कॉलम है 6 का और ये 6 का, टोटल 12 हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें कलर्स ज़रा डिफाइन करते हैं।
बीजी हम लेते हैं वार्निंग, और इसमें हम ले लेते हैं जी बीजी डैश इन्फो। तो आप ऐसे देख पाएंगे कि ये सेम साइज के दो कॉलम्स बना दिए इसने। देखें, ये सेम साइज के दो कॉलम्स हमारे पास ये बन चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर होगी बात। अच्छा चलें, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, थोड़ी सी मजे की चीज आने वाली है। बात को जरा आप लोगों ने थोड़ा गौर से समझना है। मैं इसमें थोड़ा सा ये करता हूं कि मैं अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझा सकूं। देखें, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। खैर, इसका भी जरा चेंज कर देते हैं। अच्छा, चलें, अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। ये सपोज कर लें, ये आपके पास एक कॉलम है, ये वाला जिसका मैंने साइज दिया हुआ है कॉल MD9। ये देखें, ये मैंने साइज दिया हुआ है कॉल MD9, और ये था कॉल MD3। तो इस कॉल MD9 में अगर मैं मजीद कॉलम्स क्रिएट करना चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस जगह के ऊपर मैं मजीद कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक सेपरेटली ही रो के अंदर कॉलम्स बना सकते हैं। नहीं, आप एक कॉलम के अंदर भी मजीद कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब देखें, बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर आप इस कॉलम के अंदर अगर आप मतलब इस कॉलम के अंदर एक रो स्टार्ट करेंगे, तो इस कॉलम को भी आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस वाले जो कॉलम है, इस कॉलम में भी अगर आप रो बनाएंगे, तो इस रो के अंदर भी आप 12 मतलब पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑरेंज वाला, ये येलो वाला आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर भी आप 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस कॉलम को। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब भी बूटस्ट्रैप में रो स्टार्ट की जाएगी, जब भी ये वाली रो वाली जब भी क्लास डिफाइन की जाएगी, तो उस क्लास में हम हमेशा मैक्सिमम 12 कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो कैसे कर सकता हूं? देखिए, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अब ये डिव है कॉल MD9 वाली। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये नीचे वाला रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सही से क्लियर हो जाए ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। तो कॉल MD9 पर ही इसी में आएंगे, पैराग्राफ के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आके। मतलब मौजूद मैं इसी डिव के अंदर ही हूँ। अगर आप गौर करें तो मैं मौजूद इसी डिव के अंदर ही हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक रो क्रिएट करनी है। रो मैंने ली, क्लास डिफाइन कर दी रो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मजीद इतने 3 कॉलम्स बनाना चाहता हूं। तो मुझे ये बताएं कि क्या साइज डिफाइन करेंगे। फॉर्म का टैग बेटा सिर्फ फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया था कामरान। वो फॉर्म आएगा बूटस्ट्रैप में भी, फॉर्म का टॉपिक है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप में फॉर्म को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है, वो भी काफी डिटेल का टॉपिक आएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी मैं देखें डिव लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करता हूँ जी कॉल MD4। ठीक है, और इसमें भी मैं आपको एक छोटा छोटा पैराग्राफ बना के जरा दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक ये ले लिया, इसी तरह एक ये, और एक ये, ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम जरा इसमें कलर्स भी देते हैं, जरा हम इसमें कलर दे के चेक करते हैं। हम इसमें एक कलर दे देते हैं, सपोज करते हैं हम इसमें देते हैं कॉल
सॉरी बीजी डैश हम दे देते हैं इसमें लाइक प्राइमरी, और इसको हम देते हैं, सपोज करते हैं बीजी डैश सक्सेस, और इसको हम देते हैं बीजी डैश इन्फो। ठीक है, तो ये देखें, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसके अंदर भी मजीद 3 कॉलम्स आपके सामने ये बन चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बात। इसमें भी आप 3 कॉलम्स आपने बना दिए, मतलब एक ये है आपकी रो जिसमें आपके 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह से एक रो आपकी ये है जिसमें एक 3 का कॉलम है, एक पूरा 9 का कॉलम है। 9 वाले कॉलम के अंदर मजीद एक रो लेके मैंने उसको भी मजीद 3 कॉलम्स में से डिवाइड कर दिया। तो ये तरीकेकार होता है बूटस्ट्रैप में ग्रेडिंग करने का। अब आगे आते हैं, अब जरा देखते हैं अगर हम पिक्चर कैसे लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप में, जरा कि कितना आसान है पिक्चर्स को मैनेज करना। तो मैं आपको पिक्चर्स लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं ये इसमें ये रिमूव करता हूँ, दोबारा से मैं सिंपल कॉलम्स लेता हूँ, क्लास कॉल MD4। ये पहली कॉल MD4 के अंदर मैं आपको इस पहले कॉलम में यहाँ पे मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। जरा इसमें देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। कोई भी फोटो लेते हैं, जरा कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, चलें यही फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ओके, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, और मैं इसको ज़रा अपने इस फोल्डर में पेस्ट करूँगा। सबसे पहले इसको पेस्ट हम इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाते हैं, उसमें कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ ज़्यादा बेहतर होता है। फोटो आ गई, फोटो का जो भी नाम है इस नाम को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसमें आते हैं वापस, और यहाँ पे मुझे बताएं फोटो लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है HTML का, जल्दी से बताएं ज़रा। जी जी बिल्कुल, ये इसकी हाइट खुद ब खुद इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू इसका जो इनर कंटेंट होगा। आपको यहाँ पे जो है वो कोई हाइट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कॉलम्स की, ना आपको कोई विड्थ डिफाइन करने की जरूरत है। विड्थ के लिए आप ये आपके सामने जो MD4 है, 6 है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। हाइट खुद ब खुद इंक्रीज करता चला जाएगा। हाँ, इमेज का टैग आएगा, वेरी गुड। तो इमेज का टैग लगाते हैं, सोर्स में हम पिक्चर का पाथ डिफाइन करते हैं। तो पिक्चर मौजूद है, इमेजेस के फोल्डर में स्लैश लगाएंगे और फिर पिक्चर का नाम आ जाएगा। खत्म कर देते हैं। देखिए ये एक मैंने पिक्चर लगा दी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस पिक्चर को एक दफा यहाँ से अगर हम इसे लाइक रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, तो आप कुछ ऐसे देखेंगे। ये पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है, जाहिर सी बात है बड़ी पिक्चर है। ये देखें बहुत बड़ी आ गई है, आपको पूरा पेज की ऐसी तैसी हो गई है। ये देखिए पूरे पेज की आपकी ऐसी तैसी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको अब रिस्पॉन्सिव करना है ना, मतलब अब हम चाह रहे हैं कि इस पिक्चर को अगर मैं रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूं, उसके लिए एक क्लास है, इमेज के टैग में लगती होती है। क्लास का नाम है जी img-fluid। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 में अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं कि जिस कॉलम के अंदर जिस जगह पर उसको प्लेस किया गया है वो उसी कॉलम के अंदर उसी साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्लास का नाम आता है img-fluid। ये क्लास है। इस क्लास को अपने पास कॉपी पे नोट कर रहे हैं, कमेंट में मुझे बताएं कि सर हमने नोट कर लिया है, फिर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं। हाँ जी, चलें इसका रिजल्ट चेक करते हैं फिर। नोट कर लिए सबने? हाँ जी बिल्कुल, ये जो क्लास है ये सिर्फ इमेज के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, इसको आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम का साइज था उसने उस पिक्चर को खुद ही उसके हिसाब से ही एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। चलें दूसरा कॉलम लेते हैं, इसमें पिक्चर की एक और क्लास को सीखेंगे। डिव लिया, इसमें क्लास हम डिफाइन करते हैं जी कॉल MD4। इसमें भी सेम पिक्चर लगाते हैं, IMG
सोर्स नेम इमेजेस स्लैश पिक्चर का जो नाम है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब एक क्लास है, उस क्लास का नाम है राउंडेड सर्कल। मुझे ये बताइए क्लास क्या कर सकती है, कोई आइडिया है? थोड़ा सा नाम से थोड़ा आइडिया मिल रहा हो, ये क्लास क्या करेगी? राउंडेड सर्कल। जी। हाँ जी, ये राउंडेड सर्कल क्लास से क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट आ सकता है, कोई आइडिया? हाँ जी, इमेज सर्कल हो जाएगी आपकी, जरा देखिएगा गौर से। ये देखें, फाइल को सेव करते हैं और जरा इधर चेक करते हैं, तो आप देखेंगे पिक्चर कहाँ गई आपकी भाई? अच्छा, पिक्चर सर्कल तो हो गई है, लेकिन पिक्चर रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो गई ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे? आई एम, ये ऊपर जो था आई एम जी फ्लूइड। ठीक है, एक क्लास आ रही है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इमेज फ्लूइड, और एक क्लास आ रही है सर्कल करने के लिए, दो क्लासेस लगा दी। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये पिक्चर आपकी इस तरह से ये आप अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ओवल शेप बन गई है, ये तो सर्कल बना ही नहीं है। ऐसी पिक्चर जिसको आप पूरा सर्कल बनाना चाहते हैं, उसमें मेक श्योर कि आपकी पिक्चर की ना विड्थ और हाइट सेम हो। अगर आपकी पिक्चर की विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम सेम होंगी, मतलब 100%, अगर वो स्क्वायर शेप में होगी तो ही वो बिल्कुल 100% आपकी सर्कल शेप में चली जाएगी। अगर पिक्चर की विड्थ कुछ और है, पिक्चर की हाइट कुछ और है, तो वो फोटो जो है वो आपकी इसी तरह से, जैसे आपके सामने ये अंडानुमा शक्ल या ओवल शेप बन रही है, इस तरह से वो बन जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर जिस पिक्चर को भी आप पूरा सर्कल करना चाह रहे हैं, उस पिक्चर की विड्थ और हाइट दोनों सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे आते हैं, तीसरा कॉलम बनाते हैं। इमेज की और एक और क्लास को सीखते हैं, वो क्या होती है, कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने डिव लिया और क्लास डिफाइन की कॉल md4, और इसमें भी मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे भी इमेजेस स्लैश पिक्चर का जो पाथ है वो डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करूंगा इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेज फ्लोइट, और दूसरी क्लास में डिफाइन करूंगा img-thumb नेल। ठीक है, ये आपने क्लास याद रखनी है, इसको नोट भी कर लें। आई एम जी थंबनेल, थंबनेल से क्या होगा? थंबनेल से वो जो पिक्चर है वो आपको एक थंबनेल का शेप दे रही होगी, उस पर एक बॉर्डर भी लग जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपको कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा है, इस पर एक बॉर्डर लग चुका है पिक्चर के ऊपर, एक थंबनेल की शक्ल बन गई है इसकी। ठीक है, तो ऐसी फोटो जिसको आप एज अ थंबनेल बनाना चाहते हैं, उसमें बूटस्ट्रैप आपको थंबनेल की क्लास देता है, वो उसके चारों तरफ जो है कि एक बॉर्डर भी लगा देता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? चलें, जबरदस्त है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप इस पेज को रिस्पॉन्सिव करता है या नहीं करता। तो चलें जरा इसको छोटी स्क्रीन पे चेक करते हैं। इसको छोटी स्क्रीन पे जरा चेक करते हैं। इसको मैं ज़रा ऐसे करता हूँ, ये देखें, ये अब मैंने ज़रा इसको ऐसे कर दिया इस तरह से, ये देखें, ज़रा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को। जी, देखें खुद ब खुद सब एडजस्ट हो रहा है। ये डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप, अभी डेस्कटॉप चल रहा है, ये डेस्कटॉप चल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे टैबलेट प्रीव्यू आ गया। टैबलेट पे अगर आप देखें, अब देखें आपका सारा कंटेंट ऊपर नीचे चला गया, ये देखें।
ठीक है, मोबाइल पे आते हैं। मोबाइल पे अगर आप देखें तो भी सेम इसी तरह से ऊपर नीचे आ चुका है। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, अपनी ही दिखा देता हूँ, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ तो इस तरह से दिख रही है मुझे। अगर मैं इसको जरा छोटा करता हूँ तो यू विल सी, ये देखिए, ये डेस्कटॉप पे छोटा करता हूँ। देखिए, कंटेंट इसके साइज के हिसाब से एडजस्ट हो गए। मेन्यू देखें, कोलैप्स हो चुका है। ये देखिए, मेन्यू इधर आ गया। और ये अगर आप देखें इस तरह से ऊपर नीचे चला गया सारा, मतलब वर्टिकली एक ही कॉलम के अंदर सब कुछ डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमारे डिजाइन में देखें, हमारे डिजाइन में भी ऐसा ही है। अगर आप स्क्रीन को बड़ा करते हैं तो इस तरह से है, स्क्रीन को छोटा करते हैं तो सब कुछ आपस में डिवाइड हो चुका है, मतलब एक ही कॉलम में चला गया। तो ये रिस्पॉन्सिव एक लेआउट की निशानी होती है। ठीक है, कि जो भी स्क्रीन का साइज हो उसके अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है साइट का, वेब पेज का, वो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर ले अपने आप को। तो उसे हम एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज या रिस्पॉन्सिव लेआउट कहते हैं। आई होप कि ये एग्जांपल आपको ज़रा समझ में आई होगी कि मैंने अपनी एक प्रोफेशनल साइट भी आपको दिखाई है, और मैंने आपको जो लेआउट अभी हम प्रैक्टिस के तौर पे बना रहे हैं ये भी मैंने आपको दिखाया है। दोनों का सेम हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन टैबलेट पे करते हैं तो जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। मोहम्मद रमीज, बॉर्डर की जो विड्थ है वो हो सकती है चेंज। कस्टम सीएमएस, कस्टम आपको सीएसएस करना पड़ेगा उसमें। लाइक इनलाइन सीएसएस करके भी आप इसकी बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की आप इसकी जो विड्थ है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, ओके। चलें, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन। कॉलम डी 4 क्यों लिया, कॉलम डी 3 क्यों नहीं लिया? ये देखें ना, ये देखें। तिया का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ले लेते हैं और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये रेड कलर का और ऑरेंज कलर का जो आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, ये जो पूरी रो है, इस रो के अंदर मैंने एक रेड कॉलम बनाया और एक 9 का कॉलम बनाया जिसको मैंने ये ऑरेंज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जरा गौर करें कोड में भी, तो ये देखें, ये रो है, इस रो के अंदर एक मैंने रेड कलर वाला एक कॉलम बनाया जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 3, और ऑरेंज वाले को मैंने दिया हुआ है 9। ठीक है, अब इस 9 वाले कॉलम के अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए सेम साइज के। मतलब कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम चाहिए सेम साइज के। तो मैक्सिमम कॉलम कितने बन सकते हैं? फार्मूला है ना, फार्मूला पे डिवाइड कर लें। देखिए, मैक्सिमम कॉलम कितने बन सकते हैं? 12। चाहिए कितने? 3। तो 12 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा? 4 आएगा। तो 4 4 4 के हमने 3 कॉलम्स बना दिए। ठीक है, ये देखें, ये चेक करें, ये देखिए, 4 4 4 के मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दिए। क्लियर हुई बात? जी जी, बिल्कुल इंजीनियर साहब, जमन साहब, हम लगा सकते हैं, बिल्कुल कॉलम लगा सकते हैं। कॉलम में बैकग्राउंड पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलें, गुड हो गया। अच्छा, मैं अब आपको बटन बना के जरा दिखाता हूँ। बूट साइड में बटन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में नहीं पढ़ा बटन्स का। बटन्स या एंकर्स के लिए कौन कौन सी क्लासेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको जरा दिखाता हूँ। देखें, हम यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे ऊपर कर लेते हैं, इसके भी ऊपर कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, या जम्बोट्रॉन में कर लेते हैं। चले, कंटेनर के बाद हम एक जम्बोट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ओके, डिव लिया, क्लास ले लिया एक जम्बोट्रॉन, और जरा इसको चेक करते हैं जम्बोट्रॉन आया भी है कि नहीं आया।
फ्रेश, तो यू कैन सी कि हमारे पास एक जंबोट्रॉन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों के माइंड में भी क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये यहाँ से इसका मार्जिन क्यों कम आ रहा है और यहाँ से क्यों कम आ रहा है और ये किसके इक्वल इक्वल क्यों नहीं आ रहे। देखें, जंबोट्रॉन जब हम लेते हैं ना, जंबोट्रॉन में बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। मतलब जंबोट्रॉन के बाहर लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, बॉटम पर भी, ये तीनों जगह पे जो है ना बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ जाता है। बिल्कुल कामरान, आप सही कह रहे हैं। पहले आपको बॉडी के फौरन बाद कंटेनर की क्लास लेनी होगी, उसके अंदर जो भी काम करना है उस फिर कंटेनर के अंदर रहते हुए करेंगे। तमीना इफ्तिखार, आप मुझे अपना कोड शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा कि क्या इशू है, बैकग्राउंड फोटो क्यों नहीं लग रही है आपकी। चलिए आगे आते हैं, जरा बटन्स लिंक्स बना के देखते हैं, जैसे आप लोगों ने लिंक्स बनाए थे अपनी प्रैक्टिस में। तो हम यहाँ पे एक लिंक मैं ऐड करता हूँ। लिंक ऐड करने के लिए कौन सा टैग होता है बेटा, बताएं मुझे जरा जल्दी जल्दी से सारे। लिंक ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जी। हाँ जी, एंकर टैग बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंकर टैग। इसमें सपोज कर ले, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को बटन्स बनाने की बेसिकली ना। सर्विसेज, सर्विसेज, और इसको हम दे देते हैं लाइक कुछ भी कर लें, कुछ भी दे दें लाइक गैलरी, और इसको हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने चार ऐसे लिंक्स बनाए और मैं इसको ज़रा चेक करूं, तो ये लिंक्स आ गए हमारे पास। और अब ज़रा अगर मैं सपोज कर लें लाइक इनको बटन की शेप देना चाहता हूँ। ठीक है, बूट स्ट्रैप कहता है कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कोई सी एस एस ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ क्लास का नाम देना और बटन खुद ही बन जाएगा। ये देखें, इस एंकर टैग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, सॉरी क्लास, और इस क्लास में बटन बनाने के लिए बूटस्ट्रैप कहता है अगर आप बटन बनाना चाहते हैं तो भाई आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने बीटीएन की क्लास को इस्तेमाल करना है। बीटीएन स्टैंड फॉर बटन। कहता है फिर आपको स्पेस देनी है और फिर आपको बटन को जो स्टाइल देना है उसकी क्लास लगानी है। लाइक अगर सपोज कर लें बटन को आप ग्रीन करना चाहते हैं तो आपने लिखना है बीटीएन डैश ग्रीन करने के लिए सक्सेस। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि अगर आप बटन बनाना चाहते हैं और उस बटन में अगर आप उसको ऑरेंज कलर करना चाहते हैं तो वार्निंग कर दें। इसी तरह अगर वो कहता है कि अगर आप बटन को रेड करना चाहते हैं तो बीटीएन डैश डेंजर कर दें। इसी तरह से बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर आप बटन बनाना चाहते हैं और उस बटन को अगर आप ले लें डार्क ब्लू करना चाहते हैं तो प्राइमरी कर दें। और इसी तरह से अगर आप, एक और भी है डेट इज इन्फो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पांच कलर्स ऐसे करके दिखाए, पांच, ये पांच लिंक्स और पांचों मैंने कलर्स आपको अप्लाई करके दिखाए। अब देखें जरा, इसको रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। ये देखें, बटन बन गए आपके। ये होवर इफेक्ट भी, ये देखें, होवर कर रहा हूं तो कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, ये देखें। ये नंबर के साइन मैंने वैसे इस्तेमाल किया है, मतलब इस अगर आप कोई लिंक नहीं लगाना चाहते, ब्लैंक लिंक लगाना है, मतलब क्लिक करने पे कुछ भी ना हो, क्लिक करने पे कोई भी किसी जगह पर भी ना आ जाए तो उसकी जगह पर हम ये नंबर साइन लगा देते होते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डेफिनेटली पेज के लिंक आएगा जैसे आप लोगों ने पहले किया था। ठीक है, इस चीज की तरफ ध्यान देना है जो हमने क्लासेस डिफाइन की है। बटन बनाने के लिए बटन स्पेस देके फिर आपने सब क्लास लगानी है लाइक उसके कलर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स के मेरे पास ये बटन बन चुके हैं। ठीक है जी।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। ओवरफेक्ट्स पे आ तो रहा है, ये देखें कर्सर लेके जा रहा हूँ, डार्क होता जा रहा है। अगर इसमें मजीद कोई ओवरफेक्ट देना है तो आपको, जैसे मैंने कल बताया था, कि आप अपनी खुद की क्लास बनाएं, उस क्लास को अप्लाई कर दें बटन में। ठीक है, अब वो अपनी क्लास आप चाहें तो बूटस्ट्रैप की फाइल में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी सेपरेट सीएसएस की फाइल बना लें, उसमें क्लास बना दें और उस सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक एचटीएमएल की फाइल में आप एक से ज्यादा सीएसएस की फाइल को लिंक कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें, टॉपिक आज हम क्लोज करेंगे। इसी टॉपिक से रेलिवेंट मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा आज। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि अब आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। और ये असाइनमेंट जैसी आप लोगों की मुकम्मल हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप को ही इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने ये करना होगा कि आप लोगों ने एक इसके भी एक आपको गिग बनानी होगी, बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट भी। ठीक है, वो भी बनाएंगे आप लोग। कामरान, मैंने शायद पहले भी बताया था, अगर आप इन पांच कल ये पांच बूटस्ट्रैप में डिफॉल्ट कलर्स है, अगर आप इनकी जगह पे कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये देखिए, एक मैं आपको एक और लिंक लगा के दिखाता हूँ, इसको हम कर देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल, हम कुछ भी कर देते हैं, लाइक जैसे न्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ, तो पहले तो क्लास डिफाइन कर दें बीटीएन। ठीक है, ये एक डिफाइन कर दें, इससे ये होगा कि इस तरह से डिफॉल्ट ऐसे आ रहा होगा। अब इसमें कोई कलर अपनी मर्जी का देना है तो आप बेशक, अगर इस तरह से कलर्स नहीं देना चाह रहे तो आप ना दें। इनलाइन सीएसएस कर लें, स्टाइल आएगा, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर डिफाइन करें, लाइक कोई भी दे दें, लाइक जैसे पर्पल देना चाहते हैं पर्पल दे दें। ठीक है, ये पर्पल दे दिया, रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी पर्पल। और टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट के कलर के लिए आपको पता है कलर लिखते होते हैं, इसको आप वाइट कर दें। ठीक है, रिफ्रेश करें तो यू विल सी दिस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस से आप कोई भी कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं।